नमस्कार दोस्तों। और मैं सचिन त्यागी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक नया बैच इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रिगार्डिंग उसकी अवेयरनेस, उसकी एक तरीके से नॉलेज कैसे शेयर करना है, या एक हम कहें कि नॉलेज शेयरिंग का एक जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और 23 मई से वो बैच स्टार्ट होने वाला है। उसके रिगार्डिंग ही मैंने ये एक छोटा सा डेमो वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर मैं करने वाला हूं। जो लोग एनरोल करा चुके हैं उनके लिए भी, और जो लोग एनरोल कराने की सोच रहे हैं या नहीं कराया भी उन लोगों के लिए भी। 38 ओरिजिनल रेमेडी कंप्लीट करेंगे हम इसमें। हर एक रेमेडी का स्ट्रक्चर समझेंगे, हर एक रेमेडी कैसे काम करती है ये समझेंगे, हर एक रेमेडी को ये देखेंगे कि वो किस तरीके से किस ऑर्गन पे इफेक्ट डालती है। उसके बाद हम साथ साथ के साथ बीच बीच में ही हम कहीं टेम्परामेंटल जो अप्रोच है उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे टेम्परामेंटल अप्रोच के अकॉर्डिंग रेमेडी कैसे सिलेक्शन होना है, डायल्यूशन कैसे सिलेक्ट होना है, डायल्यूशन प्रिपेयर कैसे करना है। वो सारी चीजें जो बेसिक्स है वो डिस्कस करने के बाद इस वाले स्ट्रक्चर में हम जो जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रोफेशनल्स इस कोर्स से जुड़े हुए हैं या जो स्टूडेंट हैं अभी जो भी कर रहे हैं बीएमएस या डीएमएस, उन लोगों के लिए भी ये रहेगा कि वो लोग एक तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे कि वो अपना क्लिनिक कैसे स्टार्ट कर सकें, कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें, कोई कंफ्यूजन माइंड में ना रहे। ये फर्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाएगा लगभग। और 3 से 4 महीने का हमारा जो प्रोग्राम है ये चलेगा। मान के चलिए आपके 3 मंथ मिनिमम है और 4 महीने तक भी ये प्रोग्राम जा सकता है। इस पूरे पूरे के पूरे एक प्रोग्राम में हम बेसिक कवर करने के बाद में फिर हम एक्सटर्नल प्रिपरेशन कैसे बनाना है, डायरेक्ट पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो कैसे देनी है, प्रिपेयर्ड मेडिसिन हमारे पास रखी है पेशेंट को वो देनी है तो कैसे देनी है, किस तरीके से हम डायग्नोसिस डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ बनाएंगे। उसके बाद फिर हम सिस्टम वाइड डिजीज करेंगे कि ये पर्टिकुलर सिस्टम हमने पकड़ा है, उस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, और फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी का इफेक्ट, उस सिस्टम की होने वाले पर्टिकुलर डिजीज जो मेन मेन डिजीज है सारी, उनका डिस्कशन, उन पे कैसे हम अपना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फॉर्मूला प्रिपेयर करें, कैसे सिलेक्शन करें, वो सारी चीजें और फॉर्मूले भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। साथ ही जो ग्रुप से जुड़ेंगे, जो लोग क्लास में रहेंगे, उन लोगों की डे टू डे में आने वाली प्रॉब्लम्स, ऐसे केसेस जो वो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स भेज के, तो डेली वो चीजें भी एक फिक्स टाइम में हम उसमें डाल देंगे कि आप इस टाइम में अपने एक आध केस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है। तो ये सब रहेगा, ऑर्गन वाइज स्ट्रक्चर रहेगा। तो अभी जो जो मैंने एक टॉपिक लिया है आप लोगों के लिए, वो टॉपिक लिया है कि भाई हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत गहरा रिलेशन होता है, बहुत गहरा संबंध दोनों में हमने देखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे कुछ सीक्रेशन होते हैं, हम उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं कि भाई जितने भी ग्लैंड है उनके सीक्रेशन को ये मेंटेन करता है। एक चीज ध्यान आपको रखनी है कि भाई हमारा जो पूरी बॉडी है वो रेगुलेट जो है हमारी मैक्सिमम चीजें जो डिफरेंट डिफरेंट सीक्रेशन है, खासकर जो हॉर्मोन्स है उन्हीं से पूरी 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 की पूरी बॉडी चलती है। उसके साथ साथ सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है सीएनएस, सीएनएस और हॉर्मोन्स, मतलब जो सिग्नल सीएनएस से निकलते हैं, न्यूरो जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू न्यूरो सिग्नल्स हमारे शरीर से निकलते हैं, प्लस हार्मोन, इन पूरे चीजों से ही हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है, जो लाइफ है, वो मैनेज रहती है। यानी कि हार्मोन और जो सेंट्रल नर्वस सीएनएस है वही पूरी के पूरी सिस्टम को मैनेज करता है। तो उसी रिगार्ड्स में मैंने आज ये एक छोटा सा रखा है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है और सारे के सारे ग्लैंड्स को वो मैनेज करती है, लेकिन उसका भी एक मास्टर है हाइपोथैलेमस, जो उसके भी सीक्रेशन को, उसके भी एक्टिविटी को मैनेज करता है। और इसी को मैंने आज थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन में पिरोया है, एक कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया है मैंने कि एक्चुअली कि कैसे हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी सीक्रेशंस, पिट्यूटरी के सीक्रेशंस को हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करती है, किस किस के थ्रू करती है, और हमारी कौन कौन सी रेमेडी है जो वहां पे इफेक्ट डालती है। तो उसी के रिगार्ड्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ चीजें। अब मैं ये सीधी स्क्रीन आप लोगों के सामने अपनी शेयर कर रहा हूँ, और उसमें आप लोग ये देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मैंने एक छोटा सा एक पिक्चर आप लोगों के सामने अभी ओपन किया है, एंड इट हैज
डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोग देख रहे हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैंने इसमें आपको दिखाई है। और आप ये देखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारी, ये हाइपोथैलेमस का एरिया है। और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर दो पार्ट में जहाँ पे डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इनको हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं करता है। हाइपोथैलेमस का जो कंट्रोल है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर है, और उससे निकलने वाले सारे सीक्रेशंस को ये अपने अपने जो हार्मोन है, अपने जो सीक्रेशन है, उससे कंट्रोल करता है। कैसे करता है वो चीज हम देखेंगे अभी। पहले हम रेमेडी की बात करें बेसिक्स में, हालांकि ये कहीं ना कहीं बीच में हमारे कोर्स के आएगा, लेकिन एक रिलेशन में एज ए डेमो मैंने उस चीज को आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि कैसे हम इसको एक्चुअली चीजों को देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि अगर मैं बात करूं कि एक तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। आप देखें ये ग्लैंड भी है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट भी है, दो जगह ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है पूरा, इस पे क्या क्या कौन कौन सी रेमेडी हमारी काम करेगी, पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस में यूट्यूब पे डिस्कस किया है। C1, S10, F1, WE, RE और Y, ये मेन रेमेडी यहाँ पे हो गई, जो इस वाले इस इन पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है इस पे काम करेगा, जो मैंने आपको दिखाया है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड वाला। हालांकि बी का भी यूज है जब पिट्यूटरी ग्लैंड पे चीजें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी इन जो पहले रेमेडी मैंने आपको बताई, इन्हीं से हम मैक्सिमम चीजें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और कितनी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं वो भी आप देखेंगे, तो वो चीजें समझ में आएंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें ये सारी चीजें मैनेज करती हैं। तो इस रिगार्ड्स में अगर मैं फर्स्ट देखूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मैं बीच में रखूंगा, आप समझिए, आप ये चीज समझिए कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड को कहीं हमने जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कहीं हमने बीच में रख लिया है। आईटी का एरा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी आईटी की मदद हर टाइम लेनी चाहिए। तो हमने कहीं ना कहीं रख लिया कि भाई ये हमारी हाइपोथैलेमस है, और ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। इसमें दो पार्ट हो गए फिर आपके, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो यहाँ से चीजें मैनेज हो रही हैं, और यहाँ पे हमने रख लिया डिफरेंट 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 टारगेट ऑर्गन्स, किन किन ऑर्गन पे कौन कौन सा हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का काम करता है। तो वही रिलेशन मैं दिखाने वाला हूँ कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा सिक्रेशन किस ऑर्गन पे टारगेट करेगा, उस ऑर्गन की क्या यूज है, और हाइपोथैलेमस उसको कैसे कंट्रोल करेगा। ये चीजें ही आपको अभी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और टारगेट ऑर्गन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि भाई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका पहला जो सीक्रेशन है, पहला दूसरा तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन फर्स्ट जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं वो है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोपिन भी आप उसको बोल सकते हैं, और ग्रोथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है उसको ये रेगुलेट करता है कि भाई कैसे बॉडी की ग्रोथ होगी। इसके जो टारगेट ऑडियंस है या टारगेट ऑर्गन जो है जहां पे ये इफेक्ट करता है, वो हो गए आपके मसल सेल हो गई, लीवर सेल होगी, बोन सेल होगी, कनेक्टिव टिश्यूज हो गए। इनको काम करके ये इनको स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करके इनका जो ग्रोथ फैक्टर है उसको स्टिमुलेट करके इनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये काम हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन का, जिसको जीएच आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, सोमैटोट्रोपिन बोल सकते हैं। एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताऊं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन होंगे उनमें एक दो कॉमन वर्ड बहुत कई बार आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ट्रोपिन वर्ड देखने को मिलेगा, TROPIN ट्रोपिन, और एक आपको देखने को मिलेगा स्टिमुलेटिंग टाइप जैसा कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट कर रहा है चीजों को, बढ़ा रहा है वो चीजों को, ठीक है। तो ये चीजें कई बार हमें देखने को मिलती है पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाले सीक्रेशन में। खैर अभी हम ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड से मैंने टारगेट ऑडियन बता दिया आपको।
अब बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करता है, जो शरीर से होने वाली ग्रोथ है। अब यहाँ पे आपको मैं हाइट कैसे बढ़ सकती है हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी से, वो भी मैं आपको यहीं पे इस जगह क्लियर करूंगा कि हाइपोथैलेमस से फिर इसको दो हार्मोन, इसके एवज में दो हार्मोन वहां से निकलते हैं। एक हार्मोन होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा होगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब जीएच आरएच और जीएच आईएच। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पॉजिटिव इफेक्ट डालता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने के लिए, आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए, शरीर को की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, शरीर के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर ये डेवलपमेंट हद से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो जायंट जायंट बॉडी हो जाएगी, द ग्रेट खली बन जाएंगे सभी। तो उस चीज को रोकने के लिए फिर हाइपोथैलेमस से जीएचआईएच जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, इनहिबिटिंग मतलब कम करने वाला, ठीक है ना, ये हार्मोन रिलीज होता है। और अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें सीधी सीधी इफेक्ट डाल रही है। मसल सेल पे काम करती है, मसल सेल पे हमारी काम करने वाली रेमेडी S5 हो गई, ठीक है। इसमें बोन और लीवर सेल पे भी काम करती है। इसमें बोन सेल को काम करने वाली रेमेडी है तो C4 होगी, यानी कि हाइट बढ़ाने में S5 का रोल भी है और C5 का रोल भी है। कनेक्टिव टिश्यूज पे S3 और C3 काम करते हैं, हालांकि ये बाद की रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको C4 और S5 की रिक्वायरमेंट है, और RE की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि RE जो सीक्रेशन है उसको बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को वो बढ़ाएगा, GHRH को स्टिमुलेट करेगा, वो जाके ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, और वो फिर हमारी मसल सेल और बोन सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो यानी कि RE S5 और C4 का रोल हो गया हमारी हाइट बढ़ाने के लिए। पॉजिटिव में हम देंगे, इसके साथ सीधी सी बात है, भी आपको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, एक ब्लड की रेमेडी भी आपको लगानी पड़ेगी, A3 मोस्टली हम लगाते हैं, तो S5L1 A3 S5 C4 पॉजिटिव में हम देंगे तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को प्रमोट करेगा। साथ ही आपको पॉइंट नंबर 17 और 18 पे आप यहाँ पे S5 और C4 का जो है एक कॉम्प्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन याद रहे, सॉरी, S5 और RE का कॉम्प्रेस भी दे सकते हैं। याद रहे जब RE का कॉम्प्रेस हम देते हैं तो उसके कुछ बाद उसके अल्टरनेट में हमें Y का कॉम्प्रेस भी देना जरूरी होता है, ताकि उसके जो कहीं RE का कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो जाए। तो S5 RE का कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 17-18 पे देने के बाद में आप उसके 1 मिनट 2 मिनट बाद YD4 का कॉम्प्रेस भी देंगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव पोलराइजेशन का इफेक्ट होके भी वहां से चीजें स्टिमुलेट हो जाती हैं। तो ये सब आप देखेंगे तो हाइट बढ़ाने में ये काफी अच्छा जो आ, अपना रोल है वो प्ले करेगा, और हमारी रेमेडी भी मैंने इसके साथ के साथ सीधे रिलेट कर दी है, ठीक है। दूसरा अब हम बात करते हैं प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन हार्मोन की बात करते हैं, और इसका जो टारगेट, ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो होता है हमारी जो ब्रेस्ट में, वुमेन की ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड जो होती है। मेमरी ग्लैंड आप जानते हैं, वो एक तरीके से मतलब जो मिल्क का जो फॉर्मेशन है वो होता है वहां पे, और उसी में वहां पे एल्विलाई होती हैं जहां पे मिल्क स्टोर होता है। तो हमारा जो प्रोलेक्टिन है वो वहां पे जाके और वहां पे कॉन्ट्रेक्शन इफेक्ट डालता है, और उसको इजेक्ट करने के लिए बाहर वहां से निकालता है। हालांकि इसमें केवल आप यहाँ पे देखें कि प्रोलेक्टिन का यूज डायरेक्टली ब्रेस्ट से यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन मिल्क के सिक्रेशन में केवल और केवल प्रोलेक्टिन का रोल नहीं है, ऑक्सीटोसिन का भी रोल है। लेकिन ऑक्सीटोसिन निकलता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जहां पे हाइपोथैलेमस तो का कंट्रोल तो नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन भी यहाँ से जो है रिलीज होकर निकलता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी हम बोलते हैं, यानी कि जब कोई माँ अपने बच्चे को देखती है तो एक अफेक्शन वहां से क्रिएट होता है, और उस अफेक्शन के एवज में ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है। रिलीज होके वो ऑक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन मिलके जो है वहां से ब्लड के जो सीक्रेशन है उसको स्टिमुलेट करके, सॉरी ब्लड नहीं, मिल्क के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करके और वहां से मिल्क के निकालने का काम करती है। तो प्रोलेक्टिन ऑक्सीटोसिन ये चीज डिस्कस होगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलेक्टिन निकलना है, टारगेट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया इसका। अब इसके कंट्रोलिंग में हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट होता है वो अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस से फिर वही इनहिबिटिंग और रिलीजिंग
हालांकि सभी हार्मोन के साथ ये दो दो हार्मोन नहीं लगे हैं हाइपोथैलेमस के, आगे देखेंगे कम भी हैं। प्रोलैक्टिन को रिलीज कराने के लिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पीआरएच, और प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को कम करने के लिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन पीआईएच। तो इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन ये दोनों वहां से रिलीज हो रहे हैं, जो एक तरीके से वहां उसको कंट्रोल करते हैं। अब इसको अगर मैं देखूं तो प्रोटीन रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, प्रोलैक्टिन फिर वहां पर रिलीज करेगा। इसको कम करने के लिए इनहिबिटिंग है, और पीआईएच इसको डोपामिन भी हम बोलते हैं। डोपामिन के बहुत सारे काम है, जो आप देखिए डोपामिन को आप न्यूरोट्रांसमीटर में भी पढ़ेंगे, यानी कि डोपामिन जो है वो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों का काम करते हैं। ऐसे कुछ चीजें होती हैं हमारी बॉडी में, तो ये हम डोपामिन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आर एच और पीआईएच। अब यहां पे आप देखिए क्या क्या वर्क है और क्या क्या चीज है। तो आप अगर देखेंगे तो C1 का रोल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और यही हम बोलते हैं कि भाई C1 को पॉजिटिव में देने से मिल्क का जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है, और दूसरी रेमेडी भी हेल्प में हमें लगानी होती है हालांकि। और C2 का रोल भी है, क्योंकि ग्लैंड वहां पे जो टारगेट ऑर्गन है उसकी रेमेडी भी तो यूज होगी ना भाई। आपके जो जो माइंड से सिक्रेशन है वो आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, जैसे भी आप C1 का यूज कर रहे हैं, RE का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, या बी का यूज कर रहे हैं या वाई का यूज कर रहे हैं, लेकिन जो टारगेट ऑर्गन है वहां पे भी तो चीजें आपको यूज करनी होगी। तो वहां पे आप C2 का यूज उस जगह कर सकते हैं, तो C2 को पॉजिटिव में देने से भी मिल्क का जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो ये चीजें आप वहां से इस वाले हार्मोन के थ्रू देखेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के हर एक चीज को मैनेज कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस। इस तरीके से अब हम आगे बढ़ें तो एक हार्मोन आता है आपका MSH, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। अब मेलेनोसाइट आ गया, मतलब इसका टारगेट ऑर्गन आपका क्या हो गया, बोलो। मेलेनोसाइट स्किन पे जाएगा, ठीक है, बिलेमिन के सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा, यानी कि जितने भी पिगमेंटेशन है बॉडी के, जितने भी कलर हैं, चाहे वो किसी भी चीज का कलर है, चाहे वो हेयर का कलर है, स्किन का कलर है, ठीक है, नील्स का कलर है, आंखों का जो पुतली है उसके कलर है, तो कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन को ये एक तरीके से कलर देने का काम करता है। ये हार्मोन के थ्रू ये सारी चीजें कंट्रोल होती है। फिर चाहे आप इसको मेलाज्मा में आप इसको देख लीजिए, या फिर आप विटिलिगो में देख लीजिए इसको, लिकोडर्मा में, ये हार्मोन उस जगह काम करता है। यानी कि विटिलिगो जैसे लिकोडर्मा जैसे रोग में भी आप, डिजीज में भी आप हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और सिक्रेशन चीजें आप डायरेक्टली दे सकते हैं। कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं चीजों को, आप देखिए कितना रिलेट है एक दूसरे के साथ, और मैटिजी ने कितने गहन अध्ययन के बाद में ये चीजें बनाई होंगी। तो वैसे ही दो यहाँ पर यूज होंगे, मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन और मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो फिर वही वाई का रोल यहाँ पे हो जाता है, आर का रोल हो जाता है, डब्ल्यू को आप कैसे भी बैलेंस करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। S5 का रोल हो जाता है, S5 C5 का रोल हो जाता है, टारगेट ऑर्गन भी हम साथ में लेके चलेंगे तो, लेकिन आप वहां से देखेंगे तो वो वही रेमेडी हमारी उसमें नजर आती है। अब आप ये आपको नजर आ जाएगा कि स्किन के फॉर्मूले में भी F1 का यूज क्यों, W का यूज क्यों। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी अगर आप देख के चलेंगे कि पिगमेंटेशन को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो और इजी हो जाएंगी चीजें वहां पे हमें मैनेज करने के लिए। तो ये तो हमने बता दिया आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 हार्मोन, जिसके एवज में हाइपोथैलेमस से 6 हार्मोन निकलते हैं, रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग वाला, टारगेट ऑर्गन इनके हो गए।
अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है जो पीट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका टारगेट ऑर्गन होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। वहां से थायराइड हार्मोन जो है वो निकलते हैं। लेकिन इसके एवज में हाइपोथैलेमस से केवल एक ही हार्मोन निकलता है, वो है टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग यहां से नहीं निकलता है, केवल पॉजिटिव इफेक्ट के लिए। अब बात आती है कि भाई इसका इनहिबिट कैसे होगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू खुद जो हमारा टीएसएच है वो खुद ही, या थायराइड ग्लैंड खुद ही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको इनहिबिट करती है, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इफेक्ट डाल के खुद टीएसएच को भी कम कर देती है और टीआरएच को भी कम कर देती है खुद ही। यानी कि जो आपके थायराइड हार्मोन हो गए वो जो जो टारगेट ऑडियन पे, टारगेट ऑर्गन पे हमारे टीएसएच के इफेक्ट से निकल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टीएसएच हो गया, तो फिर यहाँ पे यानी कि C1 का, इसीलिए मैं कई बार बोला कि भाई C1 और B का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीएसएच को कंट्रोल करने में। तो C1 लगभग सब जगह हम देख रहे हैं चीजों को चलाने के लिए। ठीक है, C1 और B, फिर बाद में उसके साथ में आप S2 लगा सकते हैं, S1 लगा सकते हैं, वो आपको उसमें बाद में डिजीज डिस्कशन में आएगा। फिलहाल जो रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, टारगेट ऑडियन और उसके साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। मैटी जी ने कितने सुंदर तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी का सिलेक्शन किया होगा, वो हम देख रहे हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो है गोनाडोट्रोपिन। इसका जो टारगेट ऑडियन है, देखिए फिगर में भी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये है, ये चीज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिन वहां से निकलेगा, और इसको जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से निकलेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। गोनाडोट्रोपिन का जो टारगेट है वो है टेस्टिस और ओवरीज। ठीक है, ये दिखाया यहाँ पे टेस्टिस और ओवरीज। फिर इनसे जो है अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन, ये चीज है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। ये सब जो है इनसे निकलते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव जो मैकेनिज्म होता है उस पर इफेक्ट डालते हैं। यानी कि ये भी पिट्यूटरी और जो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। तो आप देखें, यानी कि इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों को भी आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, हार्मोनल सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये भी। ठीक है, एफएसएच मतलब फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच और एलएच। ठीक है, फिर टेस्टोस्टेरोन और ये एस्ट्रोजन वगैरह मैंने आपको बता दिया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सब मतलब दोनों से मिलके बताया। ऐसा नहीं है कि मेल हार्मोन केवल मेल में होते हैं, फीमेल हार्मोन केवल फीमेल में, इसलिए मैं कंबाइन बता रहा हूँ। मैंने नहीं बताया कि ये वहां से निकलेगा। बहुत कम मात्रा में फीमेल हार्मोन मेल में और बहुत कम मात्रा में मेल हार्मोन फीमेल में भी देखे जाते हैं। अगर आप उसको टेस्ट कराएंगे तो वहां पर आपको वो चीजें मिलेंगी। तो ये हो गया। अब दूसरा, अब आखिर में इसका बचता है वो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका जो टारगेट ऑडियन है वो है किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, वहां पे ये जो है टारगेट जो है उसका करता है, उसके भी कोटेक्स पे काम करता है। ठीक है, आप देखिए एड्रीनो कोर्टिको, कोर्टिको मतलब कोटेक्स। ठीक है, वहां से फिर बहुत एक इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है कोर्टिसोल। अब कोर्टिसोल का रोल आप देखिए कितना अच्छा रोल है कोर्टिसोल का, खासकर आदमी को खुश रखने में और दुखी रखने में, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। और कोर्टिसोल कितनी चीजें मैनेज करता है, आप देखेंगे तो सोचेंगे कि क्या क्या चीज मैनेज हो रही है। इन्फ्लामेशन,
को डाउन कर सकते हैं हम इससे, शरीर में होने वाली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल वहां से किया जा सकता है। स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग की चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स का जो यूजेज है उसको ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है ये एक तरीके से। तो ये इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हैं। और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है ना, ये भी सब चीजें, सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये तो एक छोटा सा मैंने रिलेशन आपको बताया है कि हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी से रिलीजिंग रिलीजिंग हार्मोन से क्या है, टारगेट ऑडियन क्या है। इसके अलावा भी हाइपोथैलेमस सेटेटरी सेंटर पे काम करती है, मतलब भूख भूख से जो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ईटिंग करने के बाद में उसका। ठीक है, और जो फीडिंग सेंटर होता है जहाँ से भूख लगती है चीजें, वहां पे इसका जो है वो इफेक्ट है। आपका हाइपोथैलेमस का कंट्रोल है, बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए हम बुखार में तो सोचते हैं कि भाई जो थर्मल स्टेशन है हमारे, जो ऊपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हाइपोथैलेमस, वहां से चीजों को मैनेज करते हैं। इसलिए तो बुखार को उतारने के लिए वाई, ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए वाई, F1 वाई, F1 वाई बुखार के लिए, F1 वाई बीपी को डाउन करने के लिए। कितना अच्छा रिलेशन इसमें बन के आता है, आप देखिए जरा। और वही सारी रेमेडी आप देखिए बुखार उतारने के लिए क्या बताया मैंने आपको, मैक्सिमम केस में एस्टैन F1 वाई लगभग सभी कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा। फिर वर 1 वर 2, ठीक है ना, वो अलग अलग चीजों के हिसाब से आप उसमें लगा सकते हैं। C10 टाइफाइड वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो है, लेकिन एक जो सेंट्रल अप्रोच है वो यही है कि S10, F1 और वाई, ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर को डाउन करने के लिए निगेटिव में यूज करते हैं। और ब्लड प्रेशर के लिए भी वाई का यूज कर सकते हैं, बी का भी यूज होता है, लेकिन वाई से बहुत अच्छा। इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी आप इसको लगा सकते हैं। हार्ट पे मसाज कर सकते हैं वाई की, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पे। बी की भी कर जा सकती है, ब्लड प्रेशर डाउन होने पे आई की कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ब्लड की रेमेडी S10A1 वाई को नेगेटिव में देख के ब्लड प्रेशर लो कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। ठीक है, S10A1 RE को पॉजिटिव में देकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। S10 की जगह S1 भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, विटेलिटी कम है, बहुत वीक पेशेंट है, तो फिर आप S1 का यूज करिए वहां पे, तो आप देखेंगे कि सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम चीजों को कनेक्ट करके, रिलीज करके पढ़ेंगे। ये डिजीज डिस्कशन तो नहीं था, लेकिन एक एक पूरा का पूरा अगर मैं देखूं तो काफी हद तक इसमें एंडोक्राइन सिस्टम को, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जहां से पूरा मैनेज होता है, वो सब हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रिलेट कर दिया है। तो ये छोटा सा डेमो था, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बाकी फिर 23rd से क्लास स्टार्ट हो ही रही है, तब बेसिक से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।